हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल महाकाली का 6वां भाग। जाने कितनी देर वे आंधी में तूफान में बेहोश हुए लुढ़कते रहे। समय का कोई ज्ञान नहीं था, दिशा का भी कोई ज्ञान नहीं था। मोमो जिन तूफान में उनके साथ ही आगे बढ़े जा रहा था। बहुत देर के बाद तूफान उन सबको अपने साथ एक जगह पर लाया और थम गया। उठते शोर के बाद एकाएक ही खामोशी छा गई थी। सब कुछ जैसे थम गया लगता था। जगमोहन, नानिया, सोहनलाल, लक्ष्मणदास, सपन चड्डा सब पास पास ही बेहोश पड़े थे। मोमो जिन धूल से भरा पास ही मौजूद था। उसने आसपास देखा। ये किले जैसी कोई जगह थी, जैसे कोई पुराना किला धीरे धीरे खंडहर में परिवर्तित होता जा रहा हो। ऐसा हाल था उस जगह का। देखकर ऐसा लगता था जैसे बरसों से यहाँ कोई आया ही ना हो। किले के भीतर कच्ची जमीन पर कई पेड़ खड़े थे, परंतु अधिकतर पेड़ सूखे हुए थे। कुछ में पत्ते टहनियां नजर आ रही थी, परंतु वे भी आधी अधूरी थी। पेड़ों के पत्ते जमीन पर बिखर कर सूख चुके थे। लाल रंग के पत्थरों से वो किराना पुराना किला बना था। साफ सफाई न होने की वजह से वो पत्थर भी अब मटमैले होने लगे थे। किले के आंगन में थे वे सब बेहोशी में। मोमोजिन ने उन सब पर निगाह मारी। चेहरे पर सोचे दौड़ रही थी। एकाएक ही मोमोजिन सतर्क हुआ। उसने गर्दन जरा सी टेढ़ी करके आंखें बंद कर ली और हौले हौले सिर हिलाने लगा, जैसे किसी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा हो। ये सब 1 मिनट रहा, फिर वो सामान्य हो गया। उसी पल सामने से आता बूंदी दिखाई दिया। उसे देखते ही मोमोजिन के चेहरे पर अकड़ के भाव आ गए। कमर पर हाथ बांधकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। वहां पहुंचकर बूंदी ने हर तरफ नजर मारी। चेहरे पर गंभीरता थी। मोमोजिन ने उसकी तरफ पीठ कर रखी थी। बूंदी मोमोजिन से बोला, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मोमोजिन पलटा, बूंदी को घूरा। बूंदी मुस्कुराया, बोलो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? महाकाली ने मेरे मालिक को कैद कर रखा है। तुम महाकाली के सेवक हो। वही तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सेवक हैं। मालिक की वजह से हम क्यों आपस में दुश्मनी करें? तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने तो तुम्हारा कोई बुरा नहीं किया, बूंदी बोला। अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मुझे जसूरा तक ले चलो, मोमोजिन बोला। महाकाली की आज्ञा के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर मुझसे बात मत करो, मोमोजिन बोला। मैं तुम्हें जथुरा तक पहुंचा भी दूँ तो तुम उसे आज़ाद नहीं करा सकते। वो तिलिस्मी कैद है। देवा मिन्नो के नाम का तिलिस्म बंधा है। वो दोनों ही जथुरा तक तिलिस्म तोड़कर पहुंच सकते हैं। इस काम में तुम्हारा कोई फायदा नहीं। तुम मुझे जथुरा तक पहुंचा दो, बाकी देखना मेरा काम है। ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर मुझसे बात मत करो। तभी नानिया के होठों से कराह निकली। उसे होश आने लगा था। अगले 10 मिनटों में सबको होश आ गया। ये तो कोई किला लगता है सोहनलाल, नानिया क्या उठी। किला ही है, मोमोजिन बोला। यह महाकाली का किला है। तुम्हें कैसे पता? कुछ देर पहले मुझे जथुरा के सेवकों ने यह बात बताई थी कि यह महाकाली का किला है। ये तो खंडहर किला है, लक्ष्मण दास ने कहा। लगता है महाकाली यहाँ नहीं रहती, जगमोहन ने कहा। सोहनलाल ने बूंदी को देखकर पूछा, यह महाकाली का किला है? हाँ। महाकाली कहाँ है? मैं नहीं जानता। तुम्हें महाकाली से आदेश कैसे मिलते हैं? महाकाली की परछाई आकर आदेश देती है। हमें यहाँ क्यों लाए हो? ताकि जसूरा तक पहुंच सको या कभी भी ना पहुंच सको, बूंदी ने कहा। इससे हमें कोई भी जवाब ठीक से नहीं मिलने वाला, सपन चड्डा ने कहा। लेकिन अब करें क्या? तभी मोमोजिन ने गर्दन टेढ़ी कर ली। आंखें बंद हो गईं। वो कुछ सुनते हुए सिर हिलाने लगा। इसका टेलीफोन फिर बजने लगा। लक्ष्मण दास ने कहा, जिस दिन इससे पीछा छूटेगा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाऊंगा, सपन चड्डा ने तीखे स्वर में कहा। मेरी तरफ से भी चढ़ा देना, एडवांस में चढ़ा देते। तभी मोमोजिन सीधा होते हुए कह उठा, जथुरा के सेवकों ने अभी अभी मुझे बताया कि जथुरा इसी किले में कैद है। क्या? सब चौंक पड़े। इसी किले में? मोमोजिन ने सहमति में सिर हिलाया। जथुरा के सेवकों को यह बात कैसे पता चली? सोहनलाल ने पूछा। जैसे पहले ही बताया गया था कि जथुरा के ग्रहों को प्रोग्राम करके सैटेलाइट से जोड़ रखा है। सैटेलाइट जथुरा को ढूंढने का काम भी कर रहा था, परंतु पहले जथुरा के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। अब हम लोग यहाँ पहुंचे तो सैटेलाइट सिग्नल भेजने लगा है कि जिस किले में हम हैं, जथुरा भी इसी किले में कैद है। तो ये बात मुझे बता दी गई। फिर तो हमने मैदान मार लिया, जगमोहन मुस्कुरा कर कह उठा। अभी जथुरा को ढूंढना बाकी है, नानिया बोली। ये सब आसान नहीं है, मोमोजिन ने कहा। अब क्या समस्या है? अब तो जथुरा को महाकाली ने तिलिस्म के ताले में कैद कर रखा है, मोमोजिन ने गंभीर स्वर में कहा। जब तक देवा मिन्नो तिलिस्म के उस ताले को नहीं खोलेंगे तब तक जथुरा की आज़ादी संभव नहीं। हम नहीं खोल सकते तिलिस्मी ताले को? सोहनलाल ने पूछा। नहीं, वो चाबी वाला ताला नहीं है, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान और मोना चौधरी कैसे खोलेंगे तिलिस्मी ताले को? सोहनलाल ने पूछा। उनके छूने भर से रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि उनके ग्रहों पर तिलिस्म बांधा गया है। अब क्या पता देवा मिन्नो कहाँ पर है, नानिया क्या उठी। जगमोहन ने बूंदी को देखा। तुम्हें तो पता होगा कि देवराज चौहान और मोना चौधरी कहाँ पर हैं। या तो वो जिंदा हैं या मर गए, बूंदी ने मुस्कुराकर कहा। इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, जगमोहन ने मुंह बिगाड़ा। हम पता तो लगा लेंगे जथुरा कहाँ पर कैद है, नानिया बोली।
हाँ, कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, सोहनलाल ने कहा। सब उठकर मिट्टी धूल वाले कपड़े झाड़ने लगे। जगमोहन ने बूंदी से कहा, हमें पता तो चली गया है कि चतुरा यहीं कैद है, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। बेहतर होगा कि तुम ही बता दो, हमें भटकना नहीं पड़ेगा। भटकने से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बूंदी ने कहा। फायदा हो सकता है? हाँ, किस बात का? भटकोगे तो पता चल जाएगा। फायदे के साथ नुकसान को मत भूलो, मैंने 2 बातें कही हैं। छोड़ो इसे, हम खुद ही चतुरा को ढूंढ लेंगे, नानिया ने तीखे स्वर में कहा। सोहनलाल ने मोमोजिन से कहा, तुम नहीं बता सकते कि इस महल में चतुरा कहाँ है? मुझे ज्ञान होता तो मैं बता चुका होता, मोमोजिन ने कहा। नजर बूंदी पर गई। उससे कहा, तुम बता दो। नहीं बता सकता, मुझे इसके लिए हुक्म नहीं है, बूंदी ने कहा। मोमोजिन ने कठोर निगाहों से बूंदी को देखा। बूंदी मुस्कुरा पड़ा। फिर वे सब महल के भीतर की तरफ चल पड़े। हर तरफ सुनसानी थी। कभी ये महल कितना सुंदर रहा होगा, नानिया कह उठी। अब भी बहुत सुंदर है, जगमोहन बोला। साफ सफाई की जरूरत है। धूल भरी राहदरी में आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके कदमों की आवाजें गूंज रही थी। सामने ही सूखे पेड़ पर झूला लटका रखा था, परंतु झूलने वाला कोई नहीं था। जगह जगह स्त्री पुरुषों के बुत नजर आ रहे थे। कोई बुत तो राहदारी में खड़ा था। उन्हें इस तरह मौजूद बुतों का मतलब समझ नहीं आया। वो किले के भीतर जा पहुंचे थे। धूल मिट्टी जालों का ही साम्राज्य था हर तरफ। सपन, बोल लक्ष्मण, इस किले की साफ सफाई हो जाए तो ये कितना बढ़िया दिखेगा। यहाँ की जमीन का भाव क्या होगा? क्यों, मैं किले की कीमत लगाने की सोच रहा हूँ। ये दुनिया भी बुरी नहीं, यहाँ रहा जा सकता है। बूदी से पूछो किले की कीमत। अकेले में पूछना, लेकिन वो तो 2 कीमतें बताएगा। लालच दे देंगे कि सौदा करा दे, उसे 5% दे देंगे, फिर तो सीधे इनसे बात करेगा ही। ये तूने ठीक कही। राहदारी के अंतिम छोर पर बने हुए एक हॉल में पहुंचे। बैठक जैसा कमरा था ये। ऊंची छत, लटकता फानूस, एक तरफ लंबी सी मूर्ति खड़ी थी जिस पर धूल पड़ी थी। बैठने के लिए लकड़ियों की कुर्सियों पर गद्दे रखे थे। फर्श पर कालीन था। दीवारों पर धूल से अटी पेंटिंग्स थी। देखने पर से इस बात का एहसास हो रहा था कि साफ सफाई होने पर यह शानदार दिखेगा। हवा का झोंका भीतर तक आ जाता तो छत पर लटकते जाले सांप की तरह बल खाते दिखाई देते। यहाँ धूल न होती तो आराम करने का मजा आता। नानिया क्या उठी। सोहनलाल, हाँ, तेरा घर भी ऐसा है? नहीं, वो तो बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मैं छोटे घर में रह लूंगी। अभी घर मत बसाओ, यहाँ पर चतुरा को ढूंढो। किले में जाने कितने कमरे होंगे, तहखाने होंगे? जगमोहन बोला। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त भी बहुत लगेगा। जथुरा की कोई तस्वीर होगी? लक्ष्मण दास बोला। तस्वीर? वो मिल गया तो उसे पहचानेंगे कैसे? कोई जिंदा इंसान यहाँ पर मिल जाए तो उसे पकड़ लेना। ठीक है, हमें क्या? सपन चड्डा लक्ष्मण के कान में बोला। हमने कौन सा जथुरा को ढूंढने में सिर खपाना है? तभी मोमो जिनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, आंखें बंद हो गई। वो सुनने लगा कुछ। आ गया टेलीफोन। फिर मोमोजिन सीधा हुआ और बोला, जथुरा के सेवकों ने कहा है कि यह जगह अच्छी तरह साफ करो, हर चीज चमका दो। क्यों? इससे हमारे बैठने की जगह भी बन जाएगी और आने वाले वक्त में सफाई हमारे काम आएगी, मोमोजिन ने कहा। क्या काम? मैं नहीं जानता। जो मुझे कहा गया वो मैंने कह दिया। सफाई करना जरूरी है? जरूरी है तभी तो आदेश मिला है। कर देते हैं सफाई, नानिया कह उठी। सोनलाल, तुम भी मेरे साथ सफाई में लग जाना। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। ये नौबत आ गई लक्ष्मण की, अब झाड़ू सफाई करनी पड़ रही है, सपन चट्टा बोला। मोमो जिनकी वजह से हमारा यह हाल हो रहा है। हम क्या सफाई करने वाले हैं? जो मौका मिला तो मोमो जिनको नहीं छोड़ेंगे, पीठ की तरफ से छुरा मार देंगे। वो कमीना हमारे पास ही आ रहा है। तब तक मोमो जिन पास आकर बोला, सेंसर लगे होने की वजह से मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। तो हम कौन सा छिपकर बातें कर रहे हैं, क्यों सपन? हाँ हाँ, हमें पता है कि तुमने हमारे कानों में कहीं सेंसर लगा रखे, सपन चड्डा ने कहा। तुम दोनों को मेरा कोई डर नहीं, मोमो जिन कठोर स्वर में बोला। नहीं, मैं तुम दोनों को अभी नंगा करके। सपन, थोड़ा तो हमें डरना चाहिए, लक्ष्मण दास जल्दी से कह उठा। हाँ, थोड़ा तो हम डरते ही हैं, सपन चड्डा ने सिर हिलाया। मोमोजिन ने दोनों को सख्त नजरों से घूरा। मेरी पीठ पर छुरा मारोगे? वो तो हम मजाक कर रहे थे, लक्ष्मण दास ने दांत दिखाए। चलो सफाई करो। हाँ हाँ, वही तो हम करने जा रहे थे। उसके बाद वे सब उस हॉलनुमा कमरे को साफ करने में लग गए। मेहनत वाला और लंबा काम था। बूदी एक तरफ शांत और गंभीर मुद्रा में खड़ा था। जगमोहन बूदी से कह उठा, इस तरह खड़े तुम किसका अफसोस मना रहे हो? अपने भाई बांदा के बारे में सोच रहा हूँ कि कब उससे मिलूंगा, बूदी ने लंबी सांस लेकर कहा। इससे बात करके वक्त बर्बाद मत करो, मोमोजिन ने कहा। तुम सफाई नहीं कर रहे? सपन चड्डा मोमोजिन से कह उठा। मैं सफाई करूंगा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जिन्न हूँ, सफाई जैसा काम करके जिन्नों की जात की बेइज्जती कराऊंगा क्या? तुम लोग गंदगी में ही बैठे रहते हो क्या? खबरदार जो फालतू की बात की। जिन्नों को सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नहाते नहीं हो क्या? जिन सिर्फ तब नहाते हैं जब वे बोतल में आराम करने जाते हैं या फिर बोतल से बाहर निकलते वक्त नहाते हैं। इंसानों की तरह हम रोज रोज नहाकर वक्त बर्बाद नहीं करते, हमें बहुत काम करने होते हैं। सुना लक्ष्मण? सब सुन रहा हूँ।
तो चुपचाप काम पे लग जा, नहीं तो ये हमें फिर नंगा करने की धमकी देने लगेगा। बाकीलाल राठौर ने खुद को नीचे गिरता महसूस किया। हर पल उसे लग रहा था कि अब जमीन से टकराया तो अब टकराया, लेकिन नीचे गिरते समय अचानक ही उसकी सांसों से कोई तेज खुशबू टकराई। उसके बाद उसके होश गुम होते चले गए। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता न चल पाया। फिर उसे होश आया तो उसने खुद को बहती नदी में पाया। पानी के संग आगे को लुढ़कता जा रहा था। यह कहा मुसीबतों में फंसोगे हो, मुंह पानी से निकालकर वो बड़बड़ा उठा। तभी उसने किनारे पर देवराज चौहान को खड़े पाया। देवराज चौहानो, मारे को बचायू, जो प्राणी बहुत तेजी दौड़ो हो। तब तक देवराज चौहान हाथ आगे बढ़ा चुका था। बाकेलाल ने अपना हाथ आगे किया, जिसे कि देवराज ने थामा और बाके को बाहर खींच लिया। हम बच गए हो। नदी से बाहर आते ही वो कह उठा, क्या सबो बचोगे हो? हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। थारे को वो दुल्हनों पसंद ना करो, वो धोखा था, देवराज चौहान ने कहा। इब तो यो बातों मारे को भी पतो होवे, बाकेलाल राठौर ने अफसोस भरे स्वर में कहा। तभी उसकी निगाह अन्यों पर पड़ी, जो कि कुछ दूर खड़े थे, परंतु सभी भीगे हुए थे। मारी किस्मतों दगो दे जायो। क्यों? मारो ब्याह हो जानो था, पर यो बांदा और उसो का बाप प्रणाम सिंह बहुत हरामी हो। मैंने बताया कि वो सब धोखा पतो होवे। थारे संग वहाँ पे का होवे हो, जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। मारे संग तो बहुत बुरो मजाक हो वो, किस्मतों ही फूट गयो। हम किधरो जाओ, किधरो होवे पता नहीं। हम सब भी अभी यहाँ पहुंचे हैं, पर न मारे को बचा लियो, नहीं तो नदी के संगो जानो किधरो खिसक जायो हम। देवराज चौहान और बाके अन्यों के पास जा पहुंचे। कैसा होइला बाप? रस्तम राव मुस्कुराकर बोला। पूछ मत छोरे, घणो बुरो हो गया मारे संग। ब्याह नहीं होइला? नहीं, मारे को वो आसमानी कपड़ों वाली पसंद होवे। बाके ने गहरी सांस ली। दुल्हन देखी बाप? साड़ी में तो हरामो प्रणाम सिंह बैठो, मारे को नीचे फेंक दो। मन ने तो सोचो कि ब्याह हो ही गयो, पर वो हरामो तो दामोदों की खातरों को पटक पटक के करो हो। लेकिन उन्होंने हमारे साथ यह व्यवहार क्यों किया? पारसनाथ ने कहा। इस तरह भी हमें रास्ते से भटका रहे हैं, रातुला ने कहा। किस रास्ते से? तवेरा कह उठी। अभी तो रास्ता में मिला ही नहीं। हम भीतर पहुंचे तो महाकाली का सेवा बांधा हमारे साथ चल पड़ा। उसने हमें ठीक से सोचने ही नहीं दिया और हमें उलझाता चला गया। यही बात है, देवराज चौहान कह उठा। हमने चतुरा तक पहुंचने के लिए रास्ता तय किया ही नहीं कि बांधा और प्रणाम सिंह हमें किसी न किसी रास्ते पर ढकेले जा रहे हैं। हम जाने कहाँ पहुंचते जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमारे साथ? महाजन ने कहा। शायद इसलिए कि हम सोच समझकर सही रास्ता ना चुन सके। ये हमारा विचार है, परंतु असल बात जाने क्या होगी? रातुला गंभीर स्वर में बोला। असल बात तो यह है कि महाकाली हमें चिथुरा तक नहीं पहुंचने देना चाहती, देवराज चौहान ने कहा। यह तो पक्का होइला बाप, रुस्तम राव ने सिर हिलाया। महाकाली के इशारे पर बांधा और प्रणाम सिंह कुछ ना कुछ करके हमें भटका रहे हैं। अब हम बांधा की कोई बात नहीं मानेंगे, मोना चौधरी क्या उठी। पहले भी हम कहा उसकी बात मानते रहे, नगीना ने कहा, परंतु हालात हर बार इस तरह हो जाते हैं कि हमें बांधा की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमारे सामने दूसरा रास्ता नहीं होता। इस बार जो भी हो जाए बांधा की बात नहीं मानेंगे, मोना चौधरी ने दृढ़ स्वर में कहा। ऐसे ही करेंगे, पारसनाथ ने कहा। तभी देवराज चौहान ने मोना चौधरी से कहा, प्रणाम सिंह ने तुम्हें गहरे कुएं में फेंक दिया, परंतु नीलकंठ तुम्हें बचाने नहीं आया, बल्कि वो आया ही नहीं। मोना चौधरी के होठ सिकड़े। देवराज चौहान को देखने लगी वो। ओ, नीलकंठ के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। नीलकंठ क्यों नहीं आया तुम्हें बचाने? डगीना क्या उठी। मैं नहीं जानती। मोना चौधरी के चेहरे पर उलझन थी। तभी महाजन ने पुकारा, नीलकंठ। अगला ही पल मोना चौधरी के होठों से मर्दानी नीलकंठ की खरखराती आवाज निकली। क्या है? तो मोना चौधरी को बचाने क्यों नहीं आया जब प्रणाम सिंह ने इसे कुएं में फेंका? मैं वहीं था तब, तो बचाया क्यों नहीं? नीलकंठ की तरफ से आवाज नहीं आई। तू तो मोना चौधरी के आशिक होने का दम भरता था, अब क्या हो गया तुझे? नगीना बोली। मैं इस मायावी पहाड़ी के हालातों को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ही तो अभी तक मेरे सामने स्पष्ट नहीं है जो बता सकूं। नीलकंठ की आवाज मोना चौधरी के होठों से निकली। तो स्पष्ट बात नहीं कर रहे? महाजन ने कहा। मैंने कब कहा कि मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ? इस बारे में मैं फिर बात करूंगा, पहले कुछ समझ लूँ। तुम क्या समझना चाहते हो? अभी नहीं बता सकता, परंतु मैं मिन्नो के पास ही हूँ और मिन्नो का हित नहीं होने दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ। उसके बाद नीलकंठ की आवाज नहीं आई। मोना चौधरी सामान्य अवस्था में आ गई थी। नीलकंठ पर किसी तरह का शक मत करो, मोना चौधरी बोली। वो हमारे ही काम में व्यस्त है। हमारे काम में? महाकाली वाले काम में ही, मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान की निगाह आसपास की जगहों पर घूमने लगी। मखानी, जो कि देर से सब्र किए बैठा था, वो दबे पांव कमला रानी के पास पहुंचा। मेरी कमला रानी कैसी है? मखानी ने प्यार से कहा। कमला रानी ने उसे घूरा। ऐसे क्या देखती है? मखानी का स्वर प्यार से भरा ही था। जब तू प्यार से बोलता है तो तेरी नीयत ठीक नहीं होती। मेरी नीयत ठीक ही है। मखानी प्यार में डूबा हुआ था। मांगेगा तो नहीं? जरूर मांगूंगा, मखानी ने दांत पाड़े। उसके लिए ही तो प्यार से बोल रहा हूँ।
पानी में भीगने के बाद से ठंड लग रही है, गर्मी की जरूरत है, दे दे कमला रानी, थोड़ी तबीयत संभल जाएगी। नहीं, दे देना। मखानी ने मुंह लटका कर कहा। चुम्मी ले ले। नहीं, अब चुम्मी से काम नहीं चलता, ठोस चीज चाहिए जिससे कि पेट भर जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए। और कुछ नहीं मिलेगा, कमला रानी ने जिद भरे स्वर में कहा। अड़मत, कभी तो चुम्मी दे रही हूँ, वही ले ले, नहीं तो उससे भी जाएगा। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हो जो चुम्मी से डरका रही है, मखानी ने नाराजगी से कहा। अब तेरे को चुम्मी भी नहीं दूंगी, कमला रानी ने मुंह बनाकर कहा। तू बहुत पत्थर दिल है, मखानी बोला। कमला रानी ने लंबी सांस ली और क्या उठी। तेरे को कब समझ आएगी? समझदार बहुत हूँ तभी तो। बेवकूफ़, जब औरत चुम्मी देने के लिए तैयार हो तो समझ जाएगी सब काम के लिए वो तैयार है। चुम्मी लेने के बहाने औरत को एक तरफ ले जाओ और मखानी की आंखें चमकी। और तेरा सिर। समझ गया समझ गया, चल आ जरा। किधर? साइड में, चुम्मी लेनी है। अब तो पानी सारा ठंडा हो गया और तू अभी तक अंडा हाथ में पकड़े उबालने की सोच रहा है। कमला रानी ने मुंह बनाया। क्या मतलब? बाद में, अभी वक्त नहीं है। ये क्या बात हुई? सुना नहीं तूने? वक्त निकल गया, अंडा हाथ में पकड़े रख, दोबारा जब मौका मिले तो उबाल लेना, तब तक तो अंडा टूट जाएगा। मखानी ने फिर से मुंह लटका लिया। कोई बात नहीं, टूटने दे, घर का अंडा दोबारा हाथ में आ जाएगा। सामने घना जंगल नजर आ रहा था, इस तरफ बहती नदी थी, कोई और रास्ता नहीं था जाने का। अब क्या करें, किधर जाएं? महाजन बोला। हमें रास्ता भी तो नहीं पता, ये भी नहीं पता कि हमें कौन सी दिशा में है। हमें जंगल में जाना होगा, वही रास्ता है, मोना चौधरी ने कहा। कहीं तो पहुंचेंगे, लेकिन हमने जथुरा को तलाशना है, रातुला ने कहा। कहाँ है जथुरा? मोना चौधरी ने रातुला से पूछा। रातुला से कुछ कहते ना बना। मोना चौधरी ठीक कहती है कि हमें चल देना चाहिए, देवराज चौहान बोला। आगे रास्ता जैसा मिलेगा वैसा ही काम करेंगे। दूसरी कोई राय नहीं थी, वे सामने नजर आए जंगल की तरफ बढ़ गए। अनजान रास्ता, अनजान मंजिल, दिशा का कुछ भी पता नहीं। चलते चलते बाकेला लौटा और रुस्तम राव के पास जा पहुंचा। छोरे, बोल बाप, मारी तो जिंदगी ही खराब हो गई हो, एक चांस मिलो ब्याह करने को, वो भी दियो। आपन तो पहले ही कहेला कि तुम्हारी उम्र ब्याह करने की नहीं, आशीर्वाद देने की होइला। जिगरा मत जलायो, मारा यो क्या करो, हम अभी ब्याह करो। करो बाप, तब मारे साथों होवो ना। किधर, ब्याह के बाद या पहले? बातों में तम का करो हो, हम तो पहले की बातों करो हो। आपुन हाँ साथ होइला बाप। जंगल शुरू हो चुका था, सिर पर सूर्य था, परंतु जंगल में छाया और रात मिल रही थी। तभी सब ठिठकते चले गए। सामने ही पेड़ के तने से टेक लगाए बांधा बैठा था। ये हरामों मारे से फिर टकरा गयो। हे भी यो कोई नया झंझट टालू हो, ये नया प्लान इस्तेमाल करेगा बाप। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नजरें मिली। अब हम इसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, मोना चौधरी ने दृढ़ स्वर में कहा। यह यूं ही हमारे सामने बार बार नहीं आ रहा है, देवराज चौहान बोला। इसका अवश्य कोई खास मतलब है, और वो मतलब तुम नहीं जानते। नहीं, अब हम इसकी बातों में नहीं आने वाले। मोना चौधरी ठीक कह रही है, नगीना बोली। हम इसके पास नहीं रुकेंगे। फिर वे सब बाधा को पार करते हुए जंगल में आगे बढ़ते चले गए। ये देखकर बांदा फौरन उठा और उनके साथ साथ चलता क्या उठा। आप लोग मुझे हमेशा पीछे छोड़कर आगे चल पड़ते हैं, मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे से क्या गलती हो गई जो बात भी नहीं कर रहे? बांदा पुनः बोला। तुम बहुत कमीनो होवे, बाकेला लठौर क्या उठा। मैंने ऐसा क्या कर दिया भंवर सिंह? कन्ने मारे, ब्याह को टांग मारो। मैंने तो दुल्हन को कहा था कि मूछे वाले को पसंद कर। दुल्हनों की जगह थारो बापू बैठे हो, हमका थारे बाप संग को स्वागरात मनाया हो। साथ चलते हुए बांदा ने गहरी सांस ली। ए वो थारी फूंको निकलो। काय को? मैं अपने पिता की हरकतों से बहुत परेशान हूँ, तभी तो मैंने ब्याह भी नहीं किया। का करो थारा बापू थारे ब्याहों में? वो खुद दुल्हन बनकर बैठ जाता है। पक्को? हाँ सच कह रहा हूँ मैं। 2 बार शादी करने की चेष्टा की, दुल्हन को भगाकर खुद घूंघट निकाल कर बैठ जाता है। थारे बापू को दूसरों स्वाद का चस्का लग गयो होवे। मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैं अपने बाप से बहुत परेशान हूँ। हम तो थारे से भी परेशान हो गए और थारे बापू से भी। मारो तो ब्याह हो तो रह गई हो। मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे होगा? तुम पक्को हरामो होगे, एकदम पक्को। मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ मैं तो। तुम महाकालों का चमचो होवे। महाकाली का नमक खाता हूँ मैं, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। कहने के साथ ही बांदा तेजी से आगे बढ़ा और देवराज चौहान के पास पहुंच गया। मेरे से नाराज मत हो वो देवा, तुम हर बार हमें भटका देते हो, इसमें मेरा क्या कसूर? सब कुछ जानते हुए तुम जथुरा के बारे में नहीं बताते कि वो कहाँ पर मिलेगा। पूछने पर हमें नई मुसीबत में फंसा देते हो। अभी तक हम अपना रास्ता भी तय नहीं कर सके। तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? कहते जाओ। बातों के दौरान सब तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। जग्गू गुलचंद उस जगह पर पहुंच गए जहाँ जथुरा कैद है। क्या? देवराज चौहान के ओटो से निकला। हैरान हो गए ना? जथुरा उन्हें मिल गया? देवराज चौहान बोला। मैंने कब कहा कि जथुरा उन्हें मिल गया? मैंने कहा वो उस जगह पर जा पहुंचे। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुम्हें खुश होना चाहिए, जगमोहन और सोनलाल के वहां पहुंचने का कोई फायदा नहीं होगा। वो क्यों देवा?
जथुरा की कैद का सिलसिला मेरे और मोना चौधरी के नाम से बंधा है। जब तक हम कैद के उस दरवाजे तक नहीं पहुंच जाते तब तक जथुरा का किसी को दिखाई दे जाना भी संभव नहीं। ये बात तो सही गई। साथ चलते बादा ने सिर हिलाया। तुम मुझे बता सकते हो कि जगमोहन सोनलाल इस वक्त कहाँ है? नहीं बता सकता। महाकाली से मेरी बात भी नहीं करा सकते? ये तो मैं पहले ही मना कर चुका हूं। तो तुम हमसे बात क्यों करते हो? अकेले में मन नहीं बहलता तो बातें करनी पड़ती हैं मुझे। एक बात और कहूं? मैं सुन रहा हूं। अगर तुम मेरे से रास्ते के बारे में पूछते तो मैं भी तुम्हें इसी रास्ते पर जाने को कहता। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे देखा, कहा कुछ नहीं। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस रास्ते के अंत में तुम्हें क्या नजर आएगा। देवराज चौहान खामोश रहा। तुम पूछोगे नहीं देवा कि क्या है इस रास्ते के अंत में, ये कहाँ जाकर खत्म होगा? मुझे बता दे। महाजन क्या उठा। मैं तो देवा को बताऊंगा, वो भी अगर पूछे तो तब। बादा ने कहा, क्यों देवा, बताऊं क्या? बता। सांबरा की नगरी है। सांबरा कौन? ये मैं नहीं बताऊंगा, वहां जाओगे तो खुद ही जानोगे। फिर ये भी बताने की क्या जरूरत थी कि रास्ते के अंत में सांबरा की नगरी मिलेगी? कोई तो बात करनी थी, मैंने ये कर दी। थारे को बहुत मारूंगा बांधो। तुम जानते हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार कोशिश तो कर चुके हो। थारे को देखकर तो मारे को अगन लग जावे। बांधा मोना चौधरी को देखकर क्या उठा। लगता है मिन्नो मेरे से ज्यादा ही नाराज है। तुमने? नगीना क्या उठी। ऐसा कोई काम नहीं किया कि तुमसे कोई खुश हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको खुश करूं, परंतु आप सब खुश होते ही कहाँ हैं। झूठ मत कहो। मेरी सच बात को भी झूठ मानोगे तो। सामरा की नगरी में क्या है? मोना चौधरी ने पूछा। नगरी है, वहां क्या होता है? ये नहीं बताऊंगा। तुम क्या सोचते हो कि मुझे बातों में लगा के सचों को निकलवा लोगी? तभी पीछे से बाकी ने बाधा को जोरों से घूसा मारा। बाधा की परछाई वहां से छिन्न भिन्न हो गई। जहां बाकी ने घूसा मारा था, हाथ परछाई को पार करके आगे निकल गया। बाकी के चेहरे पर गुस्सा था। वार खाली जाते पाकर बाकी ने अपना हाथ वापस खींचा तो पल भर में ही बाधा की परछाई का पहले की तरह पूर्ण रूप नजर आने लगा। हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तवेरा ने कहा, क्योंकि ये परछाई के रूप में हमारे सामने है। शरीरों के साथ सामने हो तो हम इसे को वड़ देता। बाकेला लौटा और गुर्राया। बांधा हंस पड़ा। महाकाली को पता था कि ऐसा होगा, तभी तो उसने परछाई के रूप में तुम लोगों के सामने जाने को कहा। तुम्हें लगता कि नहीं तुम घटिया हो? पारसनाथ बोला। क्यों? मुसीबत में पड़े लोगों के सामने और मुसीबतें डाल रहे हो? मैं तुम लोगों को फौरन मुसीबत से छुटकारा दिला सकता हूँ। वो कैसे? बस एक बार कह दो कि महाकाली की मायावी पहाड़ी से बाहर निकलना चाहते हो, और तुम हमें बाहर निकाल दोगी। फौरन निकाल दूंगा। अच्छा रास्ता यही है कि यहाँ से वापस चले जाओ। यही तो महाकाली चाहती है। महाकाली तो बहुत कुछ चाहती है, परंतु इस वक्त तुम अपनी बात करो, निकालू बाहर। हम जथुरा को आजाद कराने आए हैं। ये काम तुम लोगों के बस का नहीं। तुम हमें जथुरा तक पहुंचा दो, बाकी का काम हम कर लेंगे, पारसनाथ ने कहा। तभी महाजन बोला, तुमने कहा कि जगमोहन लाल सोहनलाल उस जगह पर जा पहुंचे जहाँ जथुरा कह दे। कहा तो। वो वहां कैसे पहुंच गए? किस्मत के धनी थे कि पहुंच गए। बूंदी ने तो बहुत चेष्टा की कि वो रास्ता भटक जाए, इत्तेफाक से पहुंचे। यही समझो। तुम्हें अब चले जाना चाहिए यहाँ से। मैं जानता हूँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि हर जगह पर बिन बुलाई पहुंच जाता हूँ। तुम तो नंबरी बेज्जतो होवे। थारी तो मूछो भी ना होवे। मेरे ख्याल में मुझे चुपचाप तुम लोगों के साथ चलते रहना चाहिए। तुम चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम सबको समझाने की जरूरत पड़ेगी अभी, वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे। कैसी गलती? जब समझाऊंगा तो समझ जाओगे। ये हमें गलत रास्ता ही, गलत बात ही समझाएगा। मोना चौधरी सख्त स्वर में कह उठी। जवाब में बांधा मुस्कुराता रहा, कहा कुछ नहीं। लंबे वक्त के बाद उन सबका सफर खत्म हुआ। जंगल में से वे बाहर निकल आए। सामने की चार दीवारी जाती दिखाई दी, जो कि 10 फीट ऊंची थी। कुछ दूर चार दीवारी में लगा 20 फुट बड़ा लकड़ी का फाटक लगा नजर आया। ये नजारा सब देख रहे थे। बांधो, ये कहो वे? चार दीवारी के भीतर सांबरी की नगरी है, सांबरा की नगरी है, बांधा ने बताया। वो इतो बड़ो दरवाजो? नगरी के भीतर प्रवेश करने का दरवाजा है। चलो अब नगरों के भीतर जाओ। पाकेला लौटा ऊंचे स्वर में बोला। वहां लफड़ा होएला बाप। थारे को कैसे पता हो कि वहां पे लफड़ो होवे? आप उनका दिल गायला बाप। थारा दिल जरूरतों से ज्यादा बोल लो। देवराज चौहान ने बांधा को देखा तो बांधा ने मुंह फेर लिया। इससे कुछ मत पूछो, मोना चौधरी कह उठी। फिर सब चार दीवारी में लगे लकड़ी के फाटक की तरफ बढ़ गए। तवेरा को चुप चुप पाकर रातुला उसके पास आकर बोला, तुम क्यों खामोश हो तवेरा? रातुला, मैं नीलकंठ के बारे में सोच रही हूँ। तवेरा सोच भरे सर में कह उठी। क्या? वो अचानक खामोश क्यों हो गया? वो तो मिन्नों का साथ देने का वादा करने को बोला, परंतु जब प्रणाम सिंह ने एक एक करके सबको उस गहरी जगह में फेंका तो नीलकंठ ने मिन्नों को बचाया क्यों नहीं? तेरे को इसमें रहस्य लगता है? रहस्य तो अवश्य है। वो क्या? मैं नहीं समझ पा रही। नीलकंठ बिना वजह तो पीछे हटा नहीं। अवश्य कोई गहरी बात है, जो कि पूछने पर भी नीलकंठ ने बताया नहीं। तवेरा ने कहते हुए रातुला पर निगाह मारी। रातुला ने फिर कुछ नहीं कहा,
मखानी चलते समय रह रहकर नाराजगी भरी निगाहों से कमला रानी को देख लेता था। कमला रानी को उसकी नाराजगी का एहसास था, तभी तो वो मखानी की तरफ देख ही नहीं रही थी। वो सब चारदीवारी में लगे फाटक लकड़ी के फाटक पर जा पहुंचे। वहां पीले कपड़ों में भाला थामे 2 पहरेदार खड़े थे। दरवाजा बंद था। भीतरों को चल लो, ठंडा पानी तो पीने को मिलो हो, बाकेलाल लौटा कहता हुआ दरवाजे की तरफ बैठा। तभी बांदा क्या उठा, ये गलती मत करना। बाके टिटका। सबकी निगाह बांदा की तरफ गई। थारे को का दर्द होवे, मारे भीतरों न जाने से। अंदर तुम सबके लिए बारी कतरा है। कैसे? महाजन ने पूछा। यह पहरेदार तो तुम लोगों को भीतर जाने देंगे, परंतु सामरा के लोग तुम सबको पकड़कर बंदी बना लेंगे। सामरा जाति की रीति है कि जो भी बाहरी व्यक्ति नगरी में प्रवेश करता है उसे सामरा का एक काम पूरा करना पड़ता है। जो उनके कहे काम को पूरा नहीं कर पाता वे उसे जान से मार देते हैं। थारी बातों का भरोसा मारे को ना हुए। यह बात मैं एकदम सच कह रहा हूँ, बादा ने कहा। हम सामरा की नगरी में जाएंगे। मोना चौधरी क्या उठे। नगीना ने देवराज चौहान से पूछा, आप क्या कहते हैं? मुझे किसी भी बात पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि हम दिशा भटके हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि जथुरा कहाँ पर है और हमें किस तरफ जाना है। रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, शायद इस नगरी में हमको पता चल सके कि जथुरा कहाँ पर है। क्या पता वो इसी नगरी में हो, नगीना बोली। तभी रातुल्ला पास आकर बोला, क्या तुम नगरी के भीतर जाने को तैयार हो? हाँ, बांदा पुनः कह उठा। इस नगरी के भीतर प्रवेश मत करना, वरना वो लोग तुम सबको मार देंगे। बहुत चिंता हो रही है हमारी? देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि तुम लोगों की शिकायत है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। अब सोच रहा हूँ मैं तो तुम कभी भी हमारे बारे में सही नहीं सोच सकते। ऐसा ना कहो, तुम हमें हमेशा सही रास्ते पर बढ़ने से रोकोगे। देवराज चौहान ने कहा। तो नहीं मानोगे? नहीं। ठीक है, जाओ नगरी के भीतर। मैं भी तो यही देखना चाहता हूँ कि तुम सब नगरी के भीतर जाओ। यही चाहते हो तो फिर रोक क्यों रहे थे? ताकि तुम पक्का इरादा बना सको नगरी के भीतर जाने का। बाना मुस्कुरा पड़ा। यो बहुत बड़ो हरामी हो गए, हमें इसकी बात सुननी नहीं चाहिए। पारसनाथ क्या उठा। तभी मोना चौधरी आगे बढ़ी और फाटक पकड़े पहरेदारों के पास जा पहुंची। ये किसकी नगरी है? साम्राज्य, एक पहरेदार ने कहा। दरवाजा खोला, मैं भीतर जाना है, मोना चौधरी ने कहा। अगले ही पल पहरेदारों ने दरवाजे के एक पल्ले को धक्का देकर खोला। भीतर आते जाते लोग सबको देखे। आप लोग भीतर जाइए। मोना चौधरी खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी बांदा का स्वर सुनाई दिया, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। तुम तो घन चक्कर हुईला बाप। रुस्तम राव क्या उठा। कभी रुकने को बोला तो कभी चलने को बोला। मैं तो इसलिए रोक रहा हूं कि तुम लोग जिद में आकर भीतर जाओ। बांदा मुस्कुरा पड़ा। तुम पागलो हो गए? थारा बापो भी पागलो हो गए जो साड़ी पहनो के दुल्हन बनो। बांदा हंस पड़ा। हंसो बहुत तुम, दांत साफ करो ना। एक एक करके सब दरवाजे से नगरी के भीतर प्रवेश कर गए। पहरेदार धकेल कर ऊंचा दरवाजा बंद करने लगा। बांदा मुस्कुराता हुआ बाहर ही खड़ा रहा। नगरी में पर्याप्त चहल पहल थी। रोज की तरह सारे कार हो रहे थे। देवराज चौहान, नगीना, मोना चौधरी, बाके, रुस्तम, पारसनाथ, महाजन, मखानी, कमला रानी, तवेरा और रातुला सामरा नगरी के लोगों में जा पहुंचे थे। हर कोई उन्हें उत्सुकता भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि वे सब नगरी के लोगों से जुदा लोग थे, अजनबी थे। एक छोटे से मकान के दरवाजे पर खड़ी महिला से बाकेलाल राठौर बोला, बहनों, मारे को ठंडो पानी पिलाया जा लो। अभी लाई कहकर वो भीतर चली गई। बाकी सब ठिठके। यह साधारण किंतु साफ सुथरी नगरी, तवेरा ने कहा। महाकाली की माया है ये, रातुला बोला। परंतु यहाँ हम करें क्या? रातुला भैया, नगीना बोली। तुम सबकी तरह हम भी यहाँ पहली बार ही आए हैं, रातुला ने कहा। देवा मिन्नो से पूछो, अभी तक महाकाली ने हमारे सामने खास खतरनाक हालात पैदा नहीं किए, तवेरा ने कहा। हम तो खतरों में फंसे ही यहाँ पहुंचे हैं। महाजन क्या उठा। अभी तुम लोग महाकाली को जानते नहीं, तवेरा क्या उठी। सच बात तो यह है कि अभी तक उसने अपना असली रूप दिखाई ही नहीं, लेकिन कभी भी हमें उसकी भयंकर चालों से सामना करना पड़ सकता है। थारो मतलबों की मुसीबतों अभी शुरू हो गई। कुछ भी हो सकता है। तभी औरत जग जैसे बर्तन में पानी ले आई। बाकी ने हाथ से पानी पिया कि मखानी भी पास आ पहुंचा। मैं भी पीऊंगा। मखानी को भी औरत ने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मखानी औरत को देखकर मुस्कुराया। तुम कितनी अच्छी हो। क्या बोला? गुस्से में आ गई औरत ने पानी का बर्तन मखानी पर दे मारा। मखानी बर्तन से बाल बाल बचाओ तेजी से आगे बढ़ गया। सब चल पड़े। कमला रानी मखानी के पास पहुंची और क्या उठी। क्या कहा था तूने औरत से? कुछ नहीं, मुंह फुलाए मखानी बोले। कुछ मांगा हो उससे? क्या वही जो तू मेरे से मांगता है? वो नहीं मांगा था। तो वो पागल थी, अपनी तारीफ नहीं सुन सकी। मैंने तो उसकी तारीफ की थी। तूने सोचा कि तारीफ करेगा तो अपना सामान तेरे को दे देगी। मैंने ऐसा नहीं सोचा। मुझे तो हर औरत खूबसूरत लगती है, तारीफ कर देता हूँ, तुझे क्या? मखानी, दिल छोटा मत कर, कमला रानी ने प्यार से कहा। मखानी ने मुंह फुलाए रखा। मौका मिलते ही मैं तेरी सारी शिकायत दूर कर दूंगी। तू अपनी बात पर खरी नहीं उतरती। मौका मिलने दे, फिर तू एकदम खरी खरी देखेगा मुझे। सच कह रही है? तेरी कमला रानी ने कभी झूठ बोला है क्या? याद कर, महल में हम कितनी बार स्नान घर की तरफ गए थे। मखानी मुस्कुरा पड़ा।
अंडा संभाल के रखा है ना? हाँ, वो तो एकदम ठीक है, संभाल के रख उसे, मैं फोड़ूंगी जल्दी उसे। मखाने के लिए तो इतना ही काफ़ी था। उसकी सब शिकायतें दूर हो गई। वो सब वहाँ के लोगों, वहाँ की जगहों को देखते आगे बढ़ रहे थे कि कानों में घोड़ों की टापों की आवाज़ पड़ती उनके कदम ठिठक गए। वो सब पीछे को पलटे। पीले कपड़ों में आज 8-10 घोड़सवार उनके पास आ पहुंचे। देखते ही देखते वे घोड़ों का घेरा बनाकर उनकी गिर्द खड़े हुए और एक रोबीले स्वर में कह उठा, हमें अपनी नगरी में अजनबियों का आना पसंद नहीं। हम यहाँ जथुरा की तलाश में आए हैं। जथुरा? वो घुड़सवार बोला, उसे तो महाकाली ने कैद कर रखा है। हम जथुरा को आज़ाद कराने आए हैं। जथुरा की कैद ने तो हमारी नगरी की किस्मत बदल दी। वो आज़ाद हो जाए तो हमें खुशी होगी। तुम्हें मालूम है कि जथुरा कहाँ पर कैद है? नहीं, इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। तभी मोना चौधरी बोली, तुमने कहा कि जथुरा की कैद ने इस नगरी की किस्मत बदल दी, इसका क्या मतलब हुआ? बाम्बा इस बारे में तुम्हें बताएगा। बाम्बा कौन? नगरी के मालिक सांबरा का सबसे विश्वसनीय सेवक, वही 50 वर्षों से नगरी को चला रहा है। सांबरा कहाँ गया? बाम्बा के पास चलो, सब पता चल जाएगा। सांबरा की नगरी का नियम है कि बाहरी व्यक्ति जब नगरी में आता है तो उससे नगरी का कोई काम कराया जाता है। उसी नियम के मुताबिक तुम सबको भी नगरी का एक काम पूरा करना होगा। जो काम को पूरा ना कर सकेगा उसकी जान ले ली जाएगी। चलो हमारे साथ बाम्बा के पास। घोड़ों के घेरे में वो सैनिक सबको लेकर एक दिशा में चल पड़े। छोरे, बोल बाप, इस बारो तो बांधो सच्चो बात ही कहो, वही बातो इधर ही बुल्लो हो। बांधा बहुत हरामी होइला, उसो का बापो तो औरों भी हरामो होवे। दुल्हन बनो के बैठो कि शायद कोटी फेटो हो जावे। बाकेला लठो ने मुंह बना कर कहा, वो तो हम बचो के आगे हो, नहीं तो जाड़ों का हो जाए। बाम्बा 6 फीट का स्वस्थ सेहतमंद व्यक्ति था। वो एक महल में मिला। सैनिक उन सबको बाम्बा के पास छोड़कर चले गए थे। इस वक्त वे सब महल के आम हॉल में मौजूद थे। 8 सैनिक पहरे पर या सेवा के लिए पहले ही मौजूद थे। बाम्बा सबको देखता कह उठा, ना तो तुम लोग मेरे मेहमान हो, ना ही दुश्मन। नियम के मुताबिक तुम लोगों को नगरी में प्रवेश करने के एवज में हमारा एक काम पूरा करना होगा। काम पूरा नहीं किया तो मार दिए जाओगे, कर दिया तो नगरी में रहने की जगह मिल जाएगी। हम यहाँ रहने नहीं आए, नगीना बोली। तो जथुरा को कैसे आज़ाद कराने आए? बेशक तुम लोग अच्छा काम करने आए हो, परंतु हमारी नगरी के नियम तो पूरे करने ही होंगे। तुम जानते हो कि जथुरा कहाँ पर कैद है? इस बारे में हमारी नगरी में किसी को कोई ज्ञान नहीं। परंतु जथुरा को जब महाकाली ने कैद किया तो हमारी नगरी का मालिक सांबरा नाराज होकर सामने की पहाड़ी पर चला गया। 50 बरस हो गए परंतु सांबरा वापस नहीं लौटा। उसने पहाड़ी पर ऐसी रोक लगा रखी है कि नगरी का कोई भी आदमी पहाड़ी चढ़कर उस तरफ नहीं पहुंच सकता। जबकि हम चाहते हैं कि सांबरा वापस आए और अपनी नगरी संभाले। बाम्बा कह रहा था, नगरी में जब भी किसी बाहरी व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया तो उसे एक ही काम सौंपा कि वो पहाड़ी पर जाए और सांबरा को समझाकर वापस नगरी में ले आए। अभी तो 25 से ऊपर लोग सांबरा को समझाकर वापस लाने के लिए पहाड़ी पर जा चुके हैं, लेकिन सांबरा का लौटना तो दूर, अभी तक वो भी वापस नहीं लौटे जो उसे बुलाने गए थे। अब मैं तुम लोगों को भी सांबरा को नगरी में लाने का काम सौंपता हूँ। तुम सब पहाड़ पर जाओ और सांबरा को समझाकर वापस ले आओ। अगर ये काम करने को तैयार नहीं हो तो कह दो, ताकि नगरी में प्रवेश करने की सजा के तौर पर तुम्हारी गर्दन अलग करती जाए। सब एक दूसरे को देखने लगे। बाम्बा सख्त किस्म का अपनी बात पूरी करने वाला इंसान लगा था उन्हें। बाकेला लाठौर कह उठा, मारी गर्दनों काय को वडो, हम थारे सांवरा को गोद में उठा के लाए पहाड़ों से। सब तैयार हैं? बाम्बा ने ऊंचे स्वर में पूछा। मन ने कह दियो तो एक ही बातों होवे, सबो तैयार होवे। माने को बोलो पहाड़ किधरो होवे। बाम्बा वहां खड़े सैनिकों से बोला, इन्हें ले जाओ और पहाड़ के पास ले जाकर छोड़ दो। खाने पीड़े को कुछ ना दो भाइयों, सांबरा को लेकर आओ, तब तक तुम सबके लिए खाना तैयार हो जाएगा। मारी खातिर हलवाई बिठायो, बाकेला राउटर गए उठा। वे सब पहाड़ी के नीचे खड़े थे। बाम्बा का सेवक उन्हें वहां छोड़कर चला गया था। पहाड़ी काफी ऊंची थी, तेज कड़कती धूप थी। ऐसे में पहाड़ी पर चढ़ना किसी मुसीबत से कम नहीं था। शरीरों पर पसीने की लकीरें बह रही थी। यूं ही बुरा हाल हो रहा था। खाणो पीड़ो भी ना दो बम्बो ने, और पहाड़ों पर चढ़ने को बोल दो। सच में इतनी गर्मी में पहाड़ी पर चढ़ना कठिन काम है। महाजन क्या उठा, जाना तो पड़ेगा ही, वरना बाम्बा हमारी जानें ले लेगा। पारसनाथ ने कहा, आओ चढ़ाई शुरू करें। देवराज चौहान ने कहा और आगे बढ़ गया। सब उसके पीछे चल पड़े। फौरन ही वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ तप रहा था। छोरे, बाके ने कहा, तब मारे पीछे क्यों रहो? क्यों बाप, अभी पहाड़ से नीचे गिरो तो तब मारे को थाम लियो, और अपन को कौन थामेला बाप? यो बात भी तन्ने ठीक हो बोलो, तम तो मारे साथ पीछे को लुढ़को जाओ। पहाड़ पर चढ़ते हुए नगीना देवराज चौहान के पास पहुंचकर कह उठी, यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, बताएंगे आप? क्या पूछना चाहती हो? देवराज चौहान बोला, जब से हमने महाकाली की मायावी पहाड़ी में प्रवेश किया है तब से हमें चैन नहीं मिल रहा। हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि अपने इरादों को छोड़कर हम फालतू के कामों में व्यस्त होते जा रहे हैं।
नगीना ने कहा। हाँ, हर समय महाकाली हमें उलझाए हुए। अगर हमारे साथ यही सब होता रहा तो हम जथुरा को कैसे तलाश कर पाएंगे? तुम्हारी आशंका सही है। इन कामों में उलझकर हमारा वक्त खराब हो रहा है। हम जितना सोचते हैं कि इन बातों में नहीं उलझेंगे उतना ही उलझ जाते हैं। महाकाली ने अपनी गोटियां इस तरह फैला रखी हैं कि एक गोटी पर पाँव पड़ता है तो दूसरी गोटी तक पहुंच जाते, इसी प्रकार तीसरी गोटी पर। वो हमें सोचने का मौका नहीं दे रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। देवराज चौहान ने कहा। हम करें तो क्या करें? महाकाली तो हमें रास्ते से भटका रही है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त तो सामरा नाम की समस्या हमारे सामने है। उसे नगरी में लाना होगा तभी बच सकेंगे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। सामरा मान जाएगा नगरी में आने को। नगरी में उसे लाना ही पड़ेगा, बेशक कंधों पर उठा कर उसे क्यों ना लाना पड़े। ये क्या बात हुई? वो चलने को नहीं मानेगा तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तपती गर्मी में गर्म पहाड़ पर चढ़ने में उन्हें भारी परेशानी आ रही थी। कहीं कहीं पर तो रास्ता इतना सीधा था कि नीचे गिरने का खतरा लगा रहता। मोना चौधरी और तवेरा की खूबसूरत चेहरे तपकर सुर्ख से हो रहे थे। सबकी सांसें उखड़ रही थी। प्यास से गला सूख रहा था। महाजन ने पारसनाथ से कहा, हम पूर्व जन्म में प्रवेश करने से बचना चाहते थे परंतु बच न सके। पोते बाबा ने हमें घेरा ही इस प्रकार कि हम अपने बचाव में कुछ ना कर सके। पारसनाथ ने गहरी सांस ली। इन झंझटों से जाने कब मुक्ति मिलेगी? तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम जतुरा तक पहुंच जाएंगे? जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं उन्हें सामने रखें तो यही लगता है कि हम जतुरा तक नहीं पहुंच सकते। महाकाली पर्दे के पीछे पीछे रहकर हमें नचा रही है। यह महाकाली की मायावी पहाड़ी है। शायद यहाँ हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। फिर तो हमारा आना बेकार ही हुआ। शायद हमें अपनी जान बचाने के लाले पड़ जाएं। पारसनाथ गहरी सांस लेकर रह गया। मखानी पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते कमला रानी के पास पहुंचा। दोनों के चेहरे सुर्ख से हो रहे थे। थक गई कमला रानी? मखानी बोला। हाँ, कहूंगी तो क्या तू मुझे उठा लेगा? कमला रानी ने कहा। तू हर समय सड़ी क्यों रहती है? तू बातें ही ऐसी करता है। मैंने तो प्यार से पूछा था। मैं भी तो प्यार से ही जवाब दे रही हूँ। तेरे को सब कुछ सड़ा सड़ा सा लगता है तो मैं क्या करूँ? जानती है, जब भी तेरे पास आता हूँ मेरा अंडा मेरे को चैन नहीं लेने देता। जानती हूँ। जानती है कैसे? तेरे को तो उंगली थमा दूँ तो तेरे अंडे का आमलेट बन जाता है। आग की तो बात ही अलग है। हे कमला रानी, बोल बोल, तेरे को ही तो सुना रही हूँ मैं। तेरे को ही तो सुन रही हूँ मैं। एक बार गले तो लग जा। क्यों? अंडे को कुछ आराम मिलेगा। मैं क्या मशहूर हूँ तेरे अंडे को आराम देने के लिए? पहाड़ पर चढ़ रहा है और बात अंडे की कर रहा है। ये तेरा हाल है। समझा कर। सब समझती हूँ मैं। तेरी तो नस नस पहचानती हूँ। तेरे को अंडे की देखभाल के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। ये काम क्या कम है? कमीना साला, बड़बड़ा उठी कमला रानी। क्या कहा? कमीना साला। कह ले। मखानी दांत फाड़कर मुस्कुराया। तेरी बात का बुरा थोड़े ना मानूंगा। सब अंडे का कमाल है जो तू इतने मीठे बोल रहा है। पहाड़ चढ़ते चढ़ते शाम ढलने लगी थी। सूर्य के सरक जाने से उन्हें बहुत राहत मिली थी। पहाड़ की चोटी अब ज्यादा दूर नहीं थी। वहां से नगरी की तरफ देखने पर नगरी बहुत छोटी सी नजर आ रही थी। नगरी में रोशनियां होती नजर आने लगी थी। पहुंच गई अब तो। पक्का बाप? आपन की तो जान खिसकेला। तुम तो जवानो होवे छोरे। तुम क्या बूढ़ेला होला बाप? हम भी जवानो होवे। मारी मूछ ना देखो। सबकी हालत थकान प्यास की वजह से बुरी हो रही थी। पसीनों से भरे हुए थे वो। अगर चोटी अब पास में ना होती तो थकान की वजह से उन्होंने चढ़ना बंद कर देना था, परंतु चोटी के पास में होने की वजह से थकान भरे शरीरों में उत्साह भर आया था और पहाड़ पर चढ़ना उन्होंने नहीं छोड़ा था। आखिर वो वक्त भी आया जब वे पहाड़ के ऊपर जा पहुंचे। अभी दिन की रोशनी जरा जरा बाकी थी। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा उन्हें समतल दिखा और वहां पेड़ खड़े भी दिखे। दूर एक जगह रोशनी होती दिखी। सब नीचे बैठे गहरी गहरी सांसें ले रहे थे कि तभी सामने से एक आदमी आता दिखा। कोई आ रहा है, मोना चौधरी बोली। सामरा होगा, तमेरा ने कहा। सबकी निगाह करीब आते उस व्यक्ति पर जा टिकी थी। छोरे, तम जानो ऐसो को? आराम करने दे बाप। मखानी ने मुस्कुराकर प्यार भरी निगाहों से कमला रानी को देखा। कमला रानी ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखा। साली नखरे बहुत लगाती है, मखानी बड़बड़ाया। तभी वो व्यक्ति पास पहुंचा और मधुर स्वर में क्या होता। सामरा की तरफ से मैं आप सबका पहाड़ी पर स्वागत करता हूँ। तुम सामरा नहीं हो? पारसनाथ बोला। नहीं, मैं तो सामरा का सेवक हूँ। सामरा अपने साथ सेवक भी पहाड़ पर ले आया था। नहीं, आया तो वो अकेला था। मैं और मेरे जैसे कुछ लोग वो हैं जो अनजाने में नगरी में आ गए थे। तो बाबा बाम्बा ने हमें सामरा को पहाड़ से नीचे लाने का काम दिया। हम पहाड़ पर पहुंचे और सामरा की सेवा में लग गए। सेवा में क्यों लग गए? वो तपस्वी और प्रभावी इंसान है। दूसरों को राह पर लगाना उसे आता है। तुम्हारा मतलब कि वो जादू तो ना जानता है? मैंने ये नहीं कहा। उसके पास शक्तियां हैं, ताकतें हैं, जिनसे वो मनचाहा काम करा लेता है। वो महाकाली का सच्चा सेवक है। हमने तो सुना है कि सामरा महाकाली की हरकत से नाराज होकर पहाड़ पर आ गया था। इस बारे में सामरा ही कुछ कहे तो बेहतर होगा। मैं तो आप लोगों को लेने आया हूँ। कहाँ? सामरा के पास तो चलेंगे आप।
देवराज चौहान की निगाह दूर होती रोशनी की तरफ उठी। हाँ, हम सामरा से ही मिलने आए हैं, मोना चौधरी ने कहा। तो चलिए मेरे साथ। थकान से भरे सब वहीं बैठे रहे। वहां पर थकान उतारने के लिए ठंडे पानी का तालाब मिलेगा, उसके बाद गर्मा गर्म खाना। खाना? पहाड़ पर? मोना चौधरी बोली। जी हाँ, सांबरा को आप लोगों के आने की खबर थी। उसने पहले ही हमें खाना तैयार करने को कह दिया था। सांबरा को जो भी जानना होता है अपनी ताकत के सहारे जान लेता है। उसकी नगरी में होने वाली हर बात की खबर उसे रहती है। चलो उठो, मोना चौधरी उठते हुए बोली। हमें फौरन सांबरा के पास चलना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ वे सब उस रोशनी के पास जा पहुंचे। वहां 5-6 व्यक्ति और भी दिखे जो कि अपने कामों में व्यस्त थे। 4 झोपड़े वहां बने हुए थे जिनमें रोशनियां हो रही थी। प्रकाश फैलाने के लिए मशालें पासों के पेड़ में फंसा रखी थी। सबने वहां की जगह का जायजा लिया। सांबरा कहाँ है? रातुला ने पूछा। वो अपने झोपड़े में है। कुछ देर बाद वे खाने के लिए बाहर आएंगे, तब आप सबकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। तब तक आप लोग तालाब पर चलकर नहा लीजिए, ठंडक मिलेगी नहाने से। चलो। वो व्यक्ति कुछ दूर एक छोटे से तालाब पर पहुंचा। चांद की रोशनी में पानी चांद की तरह चमकता लग रहा था, खास तौर से तब जब चांद की परछाई तालाब से नजर आती। पहाड़ी पर इतने ऊपर तालाब पाकर सबको सुकून मिला। तब इधरो आयो, बाके ने उस व्यक्ति को बुलाया। वो फौरन पास पहुंचकर बोला, कहिए। मारे को यो समझायो कि पहाड़ों पर तालाबों कैसे बन गयो? बाके ने पूछा। सांबरा ने अपनी शक्तियों से ये तालाब बनाया है। शक्तियों से? हाँ, सांबरा ने वो विद्या ग्रहण कर रखी है जिससे उसे शक्तियां हासिल है। महाकाली का आशीर्वाद भी है सांबरा पर। महाकाली ने भी कई शक्तियां सांबरा को वरदान के रूप में दी हैं। मन ने तो सुनो हो कि जब वो महाकालों ने जथुरों को कैदो करके लियो सांबरो, तब वो सही नाराज होके पहाड़ों पे आ गयो। आपने ठीक सुना है। यो मामले मारे को समझ में ना आयो, तम जरो खुलो के समझायो। इस बारे में तो आप सांबरा से ही बात करें। तम ना बतायो? मुझे ज़्यादा नहीं पता, वैसे भी मेरी जिम्मेवारी इस समय एक सेवक जैसी है। ओके ओके, तब मारी सेवा करो, इतना ही बहुत होवे। वो सबसे क्या उठा। मेरे ख्याल में पहले तालाब में औरतों को नहाने दिया जाए तो बेहतर होगा। आप सब मर्द पीठ मोड़कर इधर बैठ जाइए। तम का करो, मैं भी पीठ मोड़कर आप सबके साथ ही बैठूंगा। फिर ठीक हो होवे। नहाने के बाद सबने राहत महसूस की, थकान कुछ कम हुई। वो व्यक्ति उन सबको वापस झोपड़ों के पास ले आया। एक जलती मशाल के नीचे पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते बिछाकर बैठने के लिए बिछौना बना रखा था। उस व्यक्ति ने सबको वहीं बैठने को कहा और वहां मौजूद अन्यों को खाना परोसने को कहा। सामरा कहाँ है? मोना चौधरी ने कहा। उन्हें अभी आपके आने की खबर भिजवाता हूँ। अभी तक खबर भी नहीं दी उसे? नगीना ने कहा। सामरा का आदेश था कि जब नहाकर आप सब खाने के लिए बैठे तो उन्हें खबर दी जाए। वो व्यक्ति एक झोपड़े की तरफ चला गया। कैसा अजीब है सामरा, इतनी बड़ी नगरी का मालिक होते हुए इस तरह पहाड़ पर रह रहा है, महाजन ने कहा। ऐसा करने की कोई खास वजह होगी, पारसनाथ ने कहा। जो वजह भी होवे, मारे को तो पहाड़ पर गर्मा गर्म खाणो मिल लो। भूख लगेला है बाप, सबको ही भूख लग रही थी। वापस परो भी मारे को गरम गरम खाणो मिल लो। वो बाम्बो मारे वास्ते उधरो हलवाई बैठायो। तेरे को खाने का चस्का लगेला बाप, भूखो बहुत लगो हमारे पेटों में। मखानी और कमला रानी पास पास बैठे थे, या यूं कहे कि जब कमला रानी बैठी तब मखानी तुरंत उसके बगल में आ बैठा था कि कोई दूसरा वहां न बैठ जाए। मौका पाकर मखानी प्यार से बोला, कमला रानी क्या है? पहाड़ पर मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। मखानी धीमे स्वर में क्या उठा। तो मेरा मतलब है मौसम भी है, अंधेरा भी है। खाना खा के अंधेरे में चलते हैं, प्यार करेंगे। कमला रानी मुस्कुराकर मखानी को देखने लगी। मखानी उसकी मुस्कान पर जैसे नाच उठा। गधा है तू। क्या मतलब? जब मौसम भी है, अंधेरा भी है, वक्त भी है, तो कहने की क्या जरूरत है? तो क्या करूं? मेरी बाह पकड़कर मुझे अंधेरे में खींच ले, ये भी तेरे को मैं ही बताऊंगी क्या? आह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया कमला रानी। मखानी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। अंडा कहाँ है? संभाल के रखा है, तेरी कमी है। चिंता मत कर, अब अंडे का आमलेट बना दूंगी, पहले जरा खाना खा लूं। तू कितनी अच्छी है कमला रानी। चुप हो जा, कहीं बातों बातों में ही तेरा अंडा फूट गया तो तब आमलेट नहीं बनेगा। तभी वो व्यक्ति आता दिखा। साथ में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि पतला और लंबा था। उसके सिर के बाल सफ़ेद और दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद ही थे। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी। वो बहुत फुर्तीला था। वो पास पहुंचकर उसके साथ ही खाने की पंक्ति में बैठता क्या उठा। मैं सामरा आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि देवा और मिन्नो यहाँ आ गए। खाना उनके सामने लगना शुरू हो गया था। तुम हमें जानते हो? देवराज चौहान ने कहा। बहुत अच्छी तरह से। तुम्हारी बात से तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। तुमने ठीक कहा देवा। ये सब क्या हो रहा है? मैं खुलासा करके बताओ, हम यहाँ जतुरा को कैसे आज़ाद कराने आए हैं? सामरा खामोश रहा। सुना है कि महाकाली ने जब चतुरा को कैद किया तो तुम इस बात से नाराज होकर नगरी छोड़कर पहाड़ी पर आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, सांबरा ने कहा। तुम्हारा सेवा बाम्बा तो यही कहता है। वो वही बात करेगा जो उसे मालूम होगी।
बाम्बा ने हमें धमकी देकर भेजा है कि तुम्हें वापस नगरी में लाएं, वरना वो हमारी जान ले लेगा। वो नगरी से भी हमें निकलने नहीं देगा। मजबूरी में उसकी बात मानकर आना पड़ा। बाम्बा अच्छा सेवक है, वो चाहता है कि मैं वापस नगरी में आ जाऊं। तो तुम जाते क्यों नहीं? आज रात ही मैं अपनी नगरी के लिए रवाना हो जाऊंगा, सामरा ने शांत स्वर में कहा। आज रात? आज रात ही क्यों? देवा और मिन्नो के यहाँ आ जाने से मेरा काम समाप्त हो गया, मेरे कष्ट के दिन खत्म हो गए। हम समझे नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हमें खाना चाहिए। हमें खाना खाना चाहिए, और समझदार लोग खाने के बीच बात नहीं करते। तुम हमें उलझा रहे हो। सामरा ने खाना खाना शुरू कर दिया। उसे खामोश पाकर बाकी सब भी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वे सब फुर्सत में आए। उनकी बातें फिर शुरू हुई तो सामरा कह उठा, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं किसी से नाराज होकर पहाड़ी पर नहीं आया। 50 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो इसमें कोई रहस्य है। महाकाली ने चतुरा को कैद में किया तो महाकाली के सामने नए हालात पैदा हो गए। जब उसने देवा और मिन्नो के नाम का तिलिस्म बांधा चतुरा की कैद पर, उसी वक्त ही मेरे को नए हालातों का अंदाजा हुआ तो मुझे पहाड़ी पर आना पड़ा। क्यों? सामरा ने अपनी धोती में छिपी चमकती 2 गोलियों को निकाला। चंद्रमा की रोशनी जब जब उन पर पड़ती तो वो गोलियां चमक उठती थी। सामरा हाथ में रखी गोलियों को देखता क्या उठा। इन्हें बचाना था। ये क्या है? ये देवा और मिन्नो का ही रूप है, तुम नहीं समझोगे। यह रहस्य है जिसे मैं नहीं बता सकता, परंतु वक्त आने पर सब कुछ तुम लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। सामरा ने नजर उठाकर देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। मैं अगर नगरी में रहता, वहां के ऐशो आराम लेता रहता, तो यह रहस्य में गोलियां किसी ने चुरा लेनी थी। इस बात का आवाज मुझे मेरी शक्तियों ने करा दिया था। इसलिए मैं पहाड़ी पर आ गया और पहाड़ी पर अपनी ताकतों द्वारा लाइन खींच दी कि नगरी वाले मेरे पास न पहुंच सके। तभी मैं इन्हें सुरक्षित रख सकता था। तुमने कहा कि ये गोलियां देवा मिन्नो के रूप है, नगीना बोली। हाँ बेला, इस बात को स्पष्ट करो। नहीं कर सकता, अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं। तो हमें कैसे मालूम होगा कि तुम क्या सच झूठ कह रहे हो? इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा। अब मेरी मुसीबतों के दिन खत्म हुए। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं समझ आ रही। सामरा ने एक गोली देवराज चौहान की तरफ उछाल दी। देवराज चौहान ने फौरन गोली को हवा में लपक लिया। सामरा ने दूसरी गोली मोना चौधरी की तरफ उछाली, जिसे मोना चौधरी ने थाम लिया। अब मैं मुक्त हुआ, सामरा एकाएक मुस्कुरा कर कह उठा। ये कैसी गोलियां हैं? हम इनका क्या करें? मोना चौधरी ने पूछा। पूछने की जरूरत नहीं, आने वाला वक्त तुम लोगों को हर बात का जवाब दे देगा। इन्हें खोने मत देना। तुम तो हमारे लिए स्वयं ही रहस्य बन गए हो। मैं रहस्य नहीं, मैं तो महाकाली का छोटा सा सेवक हूँ, साधारण सा हूँ। तुम आज रात पहाड़ी से नीचे उतरकर नगरी में चले जाओगे? हाँ, क्योंकि जो जिम्मेवारी मुझे दी गई थी उससे मैं मुक्त हो गया। किसने दी थी जिम्मेवारी? मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। हर बात का जवाब तुम लोगों को भविष्य में से ही मिलेगा। हमने चतुरा को आज़ाद करवाना है। तुम हमें बता सकते हो कि चतुरा कहाँ पर कैद है? देवराज चौहान ने कहा। नहीं बता सकता। इस बारे में कुछ भी कहना मेरे हिस्से में नहीं आता। सामरो, तुम सीधे हो जाओ, मारे को क्रोध मत दिलायो। भंवर सिंह, सामरा मुस्कुराया। इस जीवन में तुम मजे कर रहे हो? योगा बोलो छोरे। माँ के हड़बड़ा सा उठा। तुम चुप रहोगे बाप? वो पहुंची चीज वहीला। हम भी तुम्हारे साथ नगरी में जाएंगे, पारसनाथ ने कहा। नहीं, सामरा ने सिर हिलाया। तुम लोगों को उस तरफ नहीं जाना है। आगे की दिशा में पहाड़ी पर से उतर जाओ। आगे नगरी की बहुत ऊंची दीवार आएगी। मेरी दी गोलियों को दीवार से लगाना तो दीवार तुम लोगों को नगरी से बाहर निकलने का रास्ता दे देगी। याद रहे, यह पहाड़ी तब तक ही है जब तक मैं पहाड़ी पर मौजूद हूँ। मेरे पहाड़ी से जाते ही यह पहाड़ी गायब हो जाएगी, क्योंकि इस पहाड़ी का निर्माण मेरी मायावी ताकतों ने मेरे रहने के लिए किया था। इसलिए रात रात में ही तुम लोगों ने पहाड़ी के दूसरी तरफ उतर जाना है, रुकना नहीं है। हम तो थके हुए हैं, कमला रानी क्या उठी। हाँ हाँ, मखानी ने फौरन सिरे लाया। हम रात भर नींद लेना चाहते। सामरा मुस्कुराया और गह उठा। मैं जानता हूँ तुम दोनों आराम की आड़ में किस फेर में हो। मखानी और कमला रानी ने हड़बड़ाकर एक दूसरे को देखा। रातुल्ला ने दोनों को देखकर कहा, दोनों चुप रहो, किसी को कोई आराम नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं पहाड़ी के उस तरफ कहाँ भेजना चाहते हो? कहीं भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी नगरी से बाहर निकल जाओ। जथुरा के बारे में कुछ तो बता दो कि वो कहाँ है। वक्त बताएगा, सामरा उठता हुआ बोला। अब जाओ यहाँ से। तुम महाकाली के सेवक हो? महाजन बोला। हाँ नील सिंह। तो तुम ये कभी नहीं चाहोगे कि हम जथुरा तक पहुंचे और उसे आज़ाद करा दे? सामरा मुस्कुराया। इसकी दी चमकीली गोलियां कोई चाल है मैं भटकाने को? महाजन बोला। वो गोलियां फेंक दो। ऐसा अनर्थ मत करना, सामरा फौरन बोला। उन गोलियों की रक्षा करने के लिए तुम्हें नगरी की सुविधाएं छोड़कर 50 वर्षों से इस पहाड़ी पर रह रहा हूँ। ये मैंने देवा मिन्नो के हवाले करनी थी, वो कर दी। एक बात याद रखना देवा मिन्नो, इन गोलियों का इस्तेमाल तुम दोनों ही करोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। कैसा फायदा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तुम हर बात के जवाब को टाल रहे हो। मुझे जितनी आज्ञा उतना ही का मैं काम कर रहा हूँ। शायद मेरे खामोश रहने में कोई भलाई होगी। किसकी आज्ञा की बात कर रहे हो तुम? क्षण भर चुप रहकर सामरा बोला। महाकाली की आज्ञा। वो तो चाहती नहीं कि हम चतुरा को आज़ाद कराएं। तुम कहीं चालाकी से मैं उल्टे रास्ते पर तो नहीं डाल रहे? मैंने तुम लोगों का स्वागत किया, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाया, क्या उसमें कोई चालाकी दिखाई दी? सब खामोश रहे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं कोई चालाकी नहीं करना, जो किया वो सिर्फ सत्य है। कहने के साथ ही सामरा पलटा और झोपड़े की तरफ बढ़ता चला गया।
उसके सेवक भी वहां से चले गए। सब खामोश से एक दूसरे को देखने लगे। मालूम नहीं हमें इसकी बात माननी चाहिए कि नहीं, तवेरा गंभीर स्वर में कह उठी। मान लो, पारसनाथ बोला, हम साबरा की बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? सब चुप। हमारे पास करने को कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई दिशा नहीं। सामरा अगर हमसे कोई चाल चल रहा है तो हम वो हरामी बांधो। बाकी का स्वर सबने सुना। जो हरामी मारे कोई पहले काय को दिखो। सबकी निगाह उधर घूमी जिधर बाकेला लाठौर देख रहा था। बाधा नजर आया। वो कुछ अंधेरे में खुले में खड़ा था। इधरों आ जाओ भूतनों के, मारे से शर्मावो मतो। थारे मारे बीचो, घूंघटों की क्या जरूरत हो वे? बाधा कुछ कदम आगे आगे और क्या उठा। आ गए तुम सामरा की बातों में? हो गया शुरू। बाधा मुस्कुराया। मशाल की रोशनी में पर्याप्त दिखाई दे रहा था। सामरा तुम लोगों को भटका रहा है और तुमने उसकी बात को सच मान लिया, बाधा ने कहा। मतलब कि तुम सच बोलते हो, देवराज चौहान ने कहा। क्यों नहीं? मैंने कहा था कि सामरा की नगरी में मत जाओ वरना फंस जाओगे। फंसे कि नहीं? हमें सामरा की नगरी में कोई खास समस्या नहीं आई। तुमने मारे को समस्याओं में डालो, अपनों बापों को दुल्हन बना के बिठा दियो मारे से ब्याह के वास्ते। अगर टाको बैठ जाते तो युद्ध हो जाते तब मारे और थारे बापों में। मेरा बाप शरारती है, मूछों वालों से शरारत तो अच्छी ना होए। सामरा तुम सबको गलत रास्ते पर डाल रहा है। सही रास्ता क्या है? रातुला ने पूछा। वापस सामरा की बस्ती में चले जाओ। वहां क्या होगा? पारसनाथ ने पूछा। तब बाम्बा बता देगा कि जतुरा को महाकाली ने कहां पर कैद कर रखा है। यह बात तो तुम भी बता सकते हो। नहीं बता सकता। मुझे जतुरा की कैद के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ है। तुम हमारे पास आते ही क्यों? भटकों को रास्ता दिखाने के लिए। जबकि तुम महाकाली के सेवक हो, महाकाली नहीं चाहती कि हम जतुरा को आजाद कराए। सामरा भी तो महाकाली का सेवक है, उसकी बात क्यों मान रहे हो? तुम्हारी बातें मानकर हम देख चुके हैं, तुम हमें गलत राह दिखा रहे हो। इस बार सामरा की बात मानकर देख लें। देवराज चौहान बोला। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, सामरा भी हमारा भला चाहता है। वो झूठा है। हमारे ख्याल से तुम झूठे हो। तो सामरा का रंग तुम लोगों पर अच्छी तरह चढ़ गया। बांदा एकाएक मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी बात कभी भी खरी नहीं निकली। नगीना बोल पड़ी। शराफत को तो जमाना ही नहीं रहा। बांदा ने गहरी सांस। मैं तुम लोगों का भला कर। तभी झोपड़े से सामरा अपने सेवकों के साथ निकला और उन्हें देखकर बोला, तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? वक्त कम है, फौरन यहाँ से यहाँ आओ। देवराज चौहान ने कहा। क्यों? इधरों खिसक आयो, थारे से प्राइवेटो बातों करनी होवे। सामरा पास आ पहुंचा, तभी उसकी निगाह बांदा पर पड़ी। बांदा और सामरा की नजरें मिली। बांदा हल्का सा सिर झुकाकर सामरा को देखता मुस्कुराया। तुम हो बांदा? अंधेरा होने की वजह से मैंने पहचाना नहीं। सामरा कह उठा। बांदा कहता है कि तुम हमें गलत रास्ते पर डाल रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? देवराज चौहान ने कहा। सामरा सिर हिलाता कह उठा। हम दोनों ही महाकाली के सेवक हैं, परंतु तुम दोनों की बातों में भिन्नता है। यह कहता है कि हम वापस तुम्हारी बस्ती में जाएं, जबकि तुम कहते हो कि हम आगे बढ़ते हुए पहाड़ी उतर जाएं। किसकी बात सच माने? बांदा और सामरा की नजरें मिली, दोनों मुस्कुराए। बांदा अपना काम कर रहा है और मैं अपना, सामरा ने कहा। परंतु हम किसकी बात सच माने? जो तुम लोगों को ठीक लगे वो करो। ये क्या बात हुई? महाजन क्या उठा। तुम दोनों महाकाली के सेवक हो, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। हमें तो वैसे भी तुम दोनों में से किसी पर भरोसा नहीं, क्योंकि महाकाली जतुरा की आज़ादी नहीं चाहती। ऊपर से तुम दोनों में अलग अलग दिशाओं में जाने को कह रहे हो। तुम लोग हमें भटका रहे हो या रास्ता दिखा रहे हो? मैं तो महाकाली का हुक्म बजा रहा हूँ, बांदा कह उठा। मैं वही कर रहा हूँ जो महाकाली के हक में अच्छा है, सामरा ने गंभीर स्वर में कहा। महाकाली तो यही चाहती है कि जतुरा आज़ाद ना हो, मोना चौधरी बोली। क्या महाकाली ने तुमसे ऐसा कहा? नहीं, महाकाली की हमसे ऐसी कोई बात नहीं, वो हमसे नहीं मिली। मुझसे महाकाली की परछाई मिलती रही है। मेरी बात वहां हुई महाकाली से, तवेरा ने कहा। तुम तवेरा, जतुरा की बेटी? सामरा ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात का कोई महत्व नहीं। क्यों? महाकाली तुम्हारी इज्जत करती है। वो तुमसे यूं ही बातचीत करती रहती है। यूं ही? हाँ। कितनी अजीब बात कर रहे हो सामरा। वो मुझे अपने कामों में अपने साथ लेना चाहती। जानता हूँ वो ये बात करती है, फिर भी कह रहे हो कि क्या तुमने महाकाली के संग काम करने की हामी भरी? सामरा मुस्कुराया। नहीं, हामी भरती तो असलियत तुम्हारे सामने आ जाती। कैसी असलियत? यही कि महाकाली की तुमने कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम झूठे हो। क्यों? महाकाली ने मुझे हमेशा कहा कि मैं उसके साथ काम करने की हामी भरतूं तो वो जतुरा को आज़ाद कर देगी। एक बार हाँ कहती महाकाली तो पर्दा उठता। सामरा मुस्कुरा रहा था। कैसा पर्दा? रहने दे तवेरा। जो पर्दा महाकाली ने नहीं उठाया वो मैं कैसे उठा दूं? लेकिन जल्दी सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। इन बातों के दौरान बांदा शांत खड़ा था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो सामरा? पीछे की मत सोचो, आगे देखो। वक्त आने पर सब सवालों के जवाब सामने होंगे। तुम मुझे उलझा रहे हो? नहीं, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूँ। अब हम तुम्हारी नगरी में जाएं या तुम्हारे कहे अनुसार आगे को जाएं? सोचो, अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद फैसला करो। कहकर सामरा अपने सेवकों के साथ आगे बढ़ता चला गया। सबकी निगाह बांदा की तरफ उठी। बांदा मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था। वक्त कम है, बांदा बोला।
तुम लोगों को जल्दी पहाड़ी से उतर जाना है, सुबह तक पहाड़ी अदृश्य हो जाएगी और पहले की तरह यहाँ गहरा पानी होगा। जो भी करना है जल्दी करो, आगे जाओ या पीछे जाओ। थारी मुंडी तो हम पढ़ो, माकेला लौटा और कड़वे सर में बोला। तभी मोना चौधरी क्या उठी, हम सावरा की बात मानेंगे। फंसोगे, बांदा बोला। मोना चौधरी ठीक कहला बाप, बांदा की बात पर अपन लोग नहीं चलेगा, रुस्तम राव ने कहा। बांदा मुस्कुराता हुआ उन्हें देखता रहा। आओ, मोना चौधरी ने कहा और आगे चल पड़ी। सब मोना चौधरी के पीछे चल पड़े। पीछे से बांदा बोला, इस बार मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात मान लो नहीं तो बुरे फंसोगे। थारी चोंचों को तोड़ो हम, मेरी बात तुम लोग मानते क्यों नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं, बांदा ने परेशान स्वर में कहा। परंतु बांदा की बात की किसी ने परवाह नहीं की। वे सब चंद्रमा की रोशनी में पहाड़ी उतरने लगे। ऐसे अंधेरे में पहाड़ से उतरना खतरनाक था, परंतु उतरना भी जरूरी था, क्योंकि आने वाले उजाले के साथ ही इस मायावी पहाड़ी ने गायब हो जाना था। रातुला ने तवेरा से बात की। सामरा की बातों में रहस्य था तवेरा, बहुत। तवेरा के चेहरे पर उलझन थी। महाकाली तेरे को कहती रही कि उसके साथ मिल जा, परंतु सामरा कहता है ऐसा कहना महाकाली का खेल था। सामरा की बातों से तो मैं कुछ भी नहीं समझी। सामरा ने मेरे को उलझा दिया। ये उलझन पैदा हो गई है कि महाकाली की मंशा क्या है। सामरा और बांदा दोनों महाकाली के सेवक हैं, परंतु अलग अलग दिशाओं में जाने को कह रहे हैं। सामरा ने कहा कि अगर मैं महाकाली को उसके साथ काम करने को हाँ कर देती तो पर्दा उठता। पता नहीं वो कैसे पर्दे की बात कर रहा था। इन बातों में बड़ा रहस्य छिपा है। मैं तो उलझन में फंस गई, तवेरा ने पहाड़ से उतरते हुए कहा। तभी बाकेला राठौर की आवाज आई, देवराज चौहानो, मारे को पहाड़ों से उतरने में कितना वक्त लगे हो? उतना ही जितना चढ़ते हुए लगा था, महाजन ने कहा। उतरना जल्दी हो जाता है, चढ़ने में जितना वक्त लगा उतरने में उससे आधा वक्त लगेगा, देवराज चौहान बोला। लुढ़केला नहीं बाप, हम ना ही गिरो, मारे को अभी आसमानों व कपड़ों वाली विषय ब्याह करो हो। वे सब सावधानी से धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरते रहे। चंद्रमा सरकता जा रहा था, रात बीतती जा रही थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनिल मोहन के नॉवेल महाकाली के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।